जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं ना, हमें हमारे फेस से जज किया जाता है। हमारे पास इतना भी प्रूफ नहीं होता कि हम अपने लिए एक पेंसिल भी बना सकें। हालाँकि गवर्नमेंट हमें हम जैसे को पेंसिल देती है, हम जैसे को नौकरियाँ देती है, कुछ नहीं, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती। अभी मैं किसी तरह से जॉब नहीं है, बट मेरे फादर हैं जो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। बाकी जो भी आता है मैं उसी में गुजारा बसर करती हूँ, और मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। जॉब मुझे मिलती नहीं। मैं 3 साल से पूरा चंडीगढ़, मैंने पूरा मोहाली वगैरह सब कुछ मैंने इंटरव्यू दिया हर जगह। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा का काम करने तक को मैं तैयार हूँ, वो तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं। मैं मेंटल डिप्रेशन में ना 7 ईयर्स में रही हूँ। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आई 5 साल तक मैं तब थी। जब मैं चर्च में जॉइन हुई, मेरी फैमिली को लगा कि मेरी बेटी मेंटल डिप्रेशन में जाने वाली है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चे को चर्च में देंगे, वहाँ रहकर वो शांत रहकर अपना वो करेगी। अच्छा, ये हादसा होने के बाद कभी आपके हस्बैंड ने कांटेक्ट करने की कोशिश की बिल्कुल आपसे? नहीं, कोई बिल्कुल छोड़ कांटेक्ट दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर हस्बैंड सपोर्ट देते, हस्बैंड मेरे अच्छे से, मुझे लगता तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती इतना सेक्रीफाइस करने की। 7 साल से मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया। 7 साल इवन मैंने जब से मैरिज किया तब से लेके अब तक मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया। मेरे मम्मा, मेरे पापा, मम्मा कहीं बाहर जाते थे तो पापा ड्रेसिंग करते थे। एक बहुत बड़ी बात है, एक जवान बेटे को उसका बाप मुंह फेर के ड्रेसिंग करते थे और मैं आंखें बंद कर लेती थी। कितनी बार आपका अंदर से हिम्मत टूटती थी हॉस्पिटल में? हिम्मत कई बार, गिनती नहीं है। कई बार मन करता था कि मैं भाग जाऊँ हॉस्पिटल से, मम्मा सो रही है और वार्ड का जो वार्ड पे जो मेन गेट बैठते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, वो सो रहा है, तो मैं धीरे से गेट खोलूँ भाग जाऊँ। और मैं भाग भी नहीं सकती ना, क्योंकि कपड़े नहीं पहन सकती अपने से। वेलकम टू आर टॉक्स। मैं रमन रंधावा आज आपसे बात करूंगी और आपको मिलवाऊंगी रितु जी से, जिन्होंने अपनों द्वारा खाए हुए इतने बड़े जख्म को तो सहन किया ही, और अब वो सोसाइटी से काफ़ी कुछ झेल रहे हैं। सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, उनकी हिम्मत को बार बार तोड़ती है, लेकिन वो इतनी हिम्मत वाली हैं कि वो आगे बढ़ना सीख गई हैं। उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ज़ख्मों ने उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो आइए बात करते हैं रितु जी से उनके ज़ख्मों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, क्योंकि सोसाइटी में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। रितु जी, आप बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जय मिठी की, मैं गोवा से बिलोंग करती हूँ और मैं कुराली में सेवा के लिए रहती हूँ। प्रॉपर बजिंदर सिंह नीति में सेवा करती हूँ संडे जाके, और मैं बड़ौडी गांव में रहती हूँ। ये हादसा कितने साल पहले हुआ आपके साथ? ये हादसा मेरे साथ 11 साल पहले हुआ है। क्या वजह रही कि ऐसी कंडीशन कर दी गई? क्यों इतना ज़्यादा दुख झेला आपने? क्या वजह थी? मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरा हादसा ये एक्चुअली हमारे छोटी सी अचानक हादसा हुआ, बाय मिस्टेक हुआ। बट इस हादसे के बाद से मैंने अपने जीवन से जो कुछ दुख झेला, जो सैक्रिफाइस किया, मैं इसलिए मीडिया में आई हूँ ताकि मेरे इस सिचुएशन से लोगों को पता चले कि हम जैसे बच्चे, हम जैसे लेडीज़, आई मीन जेंट्स भी कितना सैक्रिफाइस करके लड़ते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस कंडीशन से, इस मीडिया के ज़रिए जो मैं बात बताना चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों को ना हेल्प हो, मदद हो, ताकि हमें सैक्रिफाइस करने से थोड़ा कम हो जाए, हमारी लाइफ में दुख कम हो। हम इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं कि लोग हमें हमारे फेस को देखकर, हमारे इस चीज़ों को देखकर ना, हमें कई बार हमें जॉब नहीं मिल पाता। तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम के ज़रिए हमें लोग सपोर्ट करें, हमारी हेल्प करें, ताकि हमारे फेस को देखकर, हमारे इस रवैये को देखकर वो हमें पीछे ना करें, तुच्छ ना जाने। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि ये तो ऐसी दिखती, हम इसको कैसे दे सकते हैं घर, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम भी इंसान हैं,
हमारे साथ ये अचानक से होता है, हमने अपने आप की लाइफ नहीं ख़राब करी है, ये एक हादसा हुआ है। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी, हमारे साथ भी, हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है। पर हम इस हादसे की वजह से किसी को नीचा तो नहीं दिखा सकते, उसको हम पीछे नहीं हटा सकते उसकी, बल्कि हम जैसे इंसानों की ना हिम्मत बननी चाहिए पब्लिक को। तो मैं यही चाहूँगी कि आपके ज़रिए, आपके माध्यम के ज़रिए हमारी हेल्प हो। ये हादसा तो हो गया, बट इस हादसे के बाद जो आपकी दुःख था, जो हॉस्पिटल की जो जर्नी रही, आप वो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे उस दुःख पीड़ा को ना वो लोग जान सकें कि जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब मेरे डैडी, मेरे मम्मा थे साथ में, जब मुझे एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं ऑबली डेथ हो चुकी थी हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते। मेरी मम्मा मुझे बताती है, कहती है कि तुझे 5 हॉस्पिटल वालों ने डेथ करार कर दिया था। फिर भी एक आखिरी उम्मीद लेके हम गए थे लास्ट हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल का नाम है गोवा बाम्बुलिन हॉस्पिटल कॉलेज। वो गोवा में रहता है और बहुत अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट भी, दोनों मिक्स है वो। तो उस हॉस्पिटल में जब मुझे एडमिट किया गया, तब मेरी हल्की 1 सेकंड के लिए मेरी सांसें वापस आई थी। उस डॉक्टर ने, मनीष डॉक्टर नाम है उसका, उस डॉक्टर ने, पता था उसको कि मैं डेथ हो गई, फिर भी उसने मुझे एडमिट किया और मुझे बहुत सारी अपनी तरफ से जो भी कोशिश उससे हो सकती है, शॉट वगैरह दिया, तब मेरी सांसें वापस आई। जब बीच में 3 बजे का भोर में अचानक से मेरी सांसें जाने लगी, तो डॉक्टर ने मेरी मम्मा को बोला कि आपकी बेटी को सांस वापस बचाने के लिए, जान बचाने के लिए उसके गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने ऑपरेशन किया। उस समय मैं 13 दिन तक बेहोश थी, मुझे कुछ भी पता नहीं मेरा कब ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, मम्मा को पता है और हॉस्पिटल में मेरे डैडी थे, वो उनको पता है। जब मैं 13 दिन के बाद, कहते हैं जब मुझे प्यास लगती थी ना, तो मेरी मम्मा कहती थी कि देख तेरा खाना और तेरा पानी ग्लूकोज है, इशारा करती थी। 13 दिन के बाद मैंने एक बिसलेरी का जो ढक्कन होता है वो पानी पिया था मैंने, मुझे आज भी याद है। मैं रो रो कर ना पानी मांग रही थी। डॉक्टर ने साफ मना किया हुआ था कि अगर इसको पानी दिया तो ये मर जाएगी, क्योंकि इसके लिए अभी पानी जहर है। मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे संभाला, धीरे 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 धीरे। वो इंसान, जो इंसान को मैंने आज तक 1 गिलास पानी नहीं उठाने दिया, उस इंसान ने मुझे 200 केजी का वेट लेकर पूरे हॉस्पिटल का चक्कर काटा। इवन 3 साल तक उसने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। मेरे मन में ये था कि मेरी मम्मा मुझे प्यार नहीं करती, पर जब मैं ऐसी हालत में थी, कंडीशन में थी, मौत के करार में थी, पर मेरी मम्मा ने दिन रात मेरे लिए फास्टिंग रख के, प्रे करके मुझे बचाया। आज जो कुछ भी हूँ, मेरी मम्मा एंड गॉड की वजह से मैं जीता हूँ। हॉस्पिटल में कैसा मंज़र था जब आपके बेड के पास और भी पेशेंट्स होंगे जिनके साथ ये हादसे हुए होंगे? जी हाँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे जिसका आधा हाथ, आधा पैर जल जाता था। 40-40, 30-35% लोग मेरे आँखों के सामने डेड हो जाते थे। कई फैमिली तो इंजेक्शन देके मार दिया जाता था लोगों को। इवन मेरी फैमिली को भी बोला गया था, इवन मेरी मम्मा को भी बोला गया था कि आपको इंजेक्शन देके मार दे, आपकी बेटी की कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि अगर ये सही भी हो जाती तो इसको मेंटली अटैक होगा और ये पागल हो जाएगी, पागल खाने में इसको भर्ती करना पड़ेगा और वो पागल खाने के अटैक से ये मर भी सकती है, इसका कोई वैल्यू नहीं है बचाने का। मेरी मम्मा ने कहा नहीं, मेरी बेटी चाहे जैसी भी है, मैं उसकी ज़िंदा रखूँगी और उसे मैं जीवन भर बैठा के मुझे खिलाना होगा, मैं खिलाऊँगी। इवन मुझे शॉक हूँ कि मुझसे 1.5 महीने पहले की आई हुई लेडीज़ जो ठीक हो गई थी और एक बिल्कुल जख्म उसका ठीक हो गया था, उसका बस फेस नहीं जला था। कम जख्म थे उसकी शरीर पे? हाँ, उसके कम ही जख्म थे, बट वो ठीक हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने वो इंसान मर गई क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको इंजेक्शन देके मरवा दिया। अच्छा। मुझे ये सुनने को मिला था कि उसके हस्बैंड ने जाकर डॉक्टर को बोला कि उसको मार दो, तो उसने उसको मार दिया। आई शॉकेड, मैं बहुत रोई उस चीज़ के लिए। हिम्मत भी टूटी कहीं ना कहीं बहुत मेरा मन करता था ना कि मैं कई बार ना विंडो से कूद के अपनी जान दे दूँ, भाग जाऊँ मैं हॉस्पिटल से, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ होता था ना। फिर मैं मेरी मम्मा की तरफ देखती थी, मेरी मम्मा नीचे बेडशीट के नीचे पैलक चादर बिछा के सोती थी। कभी उसने लाइफ में ज़मीन में सोना नहीं देखा, जब से मैं बड़ी हुई मैंने देखा उनको। वो बेड नीचे लगा के मैं मेरी मम्मा की तरफ देखती थी कि नहीं, मेरी मम्मा मुझे बचाने के लिए इतना मेहनत कर रही है, मैं भी सहन कर सकती हूँ, मुझे हिम्मत चाहिए। मेरी मम्मा मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मैं भी करना चाहती हूँ।
जैसे तैसे करके मैंने 3 साल हॉस्पिटल में गुजारा। 3 साल वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के नर्स मेरी फैमिली बन गई। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके गई ना, सारे हॉस्पिटल इकट्ठे हो गए और रो पड़े थे। और आज भी मैं जब जाती हूँ गोवा बॉम्बे में, अभी भी हमारा पूरा ट्रीटमेंट वगैरह गोवा में ही होता है। हम जब भी जाती हूँ ना, वो लोग खुश होते हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल की गुरूर बेटी है, हिम्मत वाली बेटी है। बिल्कुल ही हिम्मत चाहिए। और जिस तरह से आपकी बॉडी जल जाती है तो उसमें क्या-क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में? कपड़े नहीं डालने पड़ते उसमें, किस तरह से आपने 3 साल तक सर्वाइव किया हॉस्पिटल में? 3 साल है, मैंने पूरा 5 साल सर्वाइकल किया। 5 साल। 3 साल हॉस्पिटल में किया था। बॉडी में मैं कपड़ा नहीं दे सकती थी क्योंकि मेरे जख्म 99 पॉइंट तक था गहरा। और मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरा जख्म का ये है, ये पूरा जख्म का निशान है। अभी भी अगर आपका नेल्स हल्का सा भी लग जाए तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी भी खतरा है। अगर मुझे ज़्यादा गर्मी होती है तो जैसे जलने का फलका पड़ता है ना, वैसे मुझे जगह जगह फलके पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। शरीर में दर्द रहता है? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। जलन, दर्द, पीड़ा, सांस लेने में दिक्कत, ज़्यादा गर्मी होती है। मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं इतना सा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जलन अभी भी मचती है बॉडी के अंदर। फिर उस चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, वो धीरे धीरे मैंने मैनेज करना सीखा। धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखा, बर्दाश्त करना सीखा। और मैंने जब मैं हॉस्पिटल से 3 साल बाद बाहर आई थी ना, मैं जब अपने घर में आई, मैं घर में आकर भी मैं अपने बदन में कपड़े नहीं दे सकती थी। इवन इतना पतला दुपट्टा कॉटन का मैं ओढ़ के रखती थी, वो भी ऊपर नहीं नीचे। इस चीज़ को, नीचे के पार्ट को मैं कवर करके रख सकती थी। और उस टाइम मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि अभी तो मैं फिर भी बहुत बेटर हूँ। ये चीज़ मेरा यहाँ था, अच्छा, जॉइंट तो था। आपके ऑपरेशंस हुए होंगे काफ़ी? हाँ, मेरी सर्जरी हुआ। जब मेरे गले का ऑपरेशन हुआ था तभी मेरा ये थोड़ा ठीक हुआ, बेटर हुआ। बट अभी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सांस लेने में, बात करने में, सोने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार मेरे अगर सर में पिलो कम पड़ जाता है तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। इतना सेक्रीफाइस मैं चाहती हूँ कि सच में हमारी जैसी लाइफ किसी को ना दे। नहीं, आप बहुत हिम्मत वाले हो आप। मैंने बहुत ज़्यादा, जब इंसान थोड़ा सा जल जाता है ना सिस्टर, उसको बहुत पीड़ा बहुत होती बहुत है। परेशानी होती है। थोड़े से जलने में भी हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। सीरियसली। और मैं नहीं कह सकती, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को ना हमारे फेस से जज ना किया जाए, चाहे वो जॉब हो चाहे घर हो। काफ़ी सोसाइटी से क्या-क्या आपको सोसाइटी किस तरह एक्सेप्ट करती है? सोसाइटी तो एक तरह से, सबसे पहले माध्यम से तो वो एक तरह से घृणा करती है कि हम ऐसे को कैसे घर दे सकते हैं, ऐसे को कैसे हम काम दे सकते हैं। काम में बहुत दिक्कत आती है बहुत काम ज़्यादा। मिलने में। जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं ना, हमें हमारे फेस से जज किया जाता है, हमारे हाथों की वजह से जज किया जाता है। कभी कोई एनजीओ ने मदद करनी चाहिए नहीं, आपकी? मैंने कई बार ट्राई किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। मैंने कई बार सुविधा केंद्र में भी जाके हेल्प मांगने की कोशिश की, पर पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि वो लोग डॉक्यूमेंट जो मांगते वो मेरे पास है नहीं। क्योंकि सब जिस टाइम मेरा हादसा उसी टाइम मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। एक बाढ़ आया, बाढ़ में सारा डॉक्यूमेंट चले गए, कुछ जल गए, कुछ चले गए, ऐसे मालूम नहीं पड़ा कुछ भी। हमारे पास इतना भी प्रूफ नहीं होता कि हम अपने लिए एक पेंसिल भी बना सकें। हालांकि गवर्नमेंट हम जैसे को पेंसिल देती है, हम जैसे को नौकरियां देती है, कुछ नहीं। गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती। इवन गवर्नमेंट ने प्राइवेट भी हेल्प नहीं करती। कम से कम उन्हें जॉब तो दे सकते हैं ना, वो भी नहीं देते वो लोग। इतना टॉर्चर ही हमें झेला जाता है, इतना हम फेस करते हैं लोगों से। क्यों? मैं जानना चाहती हूँ क्यों करते, क्यों? हम इंसान नहीं हैं। मैं बस यही प्रे करूँगी कि उन लोगों को ये पता चले कि हमारी ज़िंदगी आसान नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है। माँ बाप हमारे कब तक संभाल सकते हैं? बच्चों को देखने के लिए माँ अपने कदम को बाहर बढ़ाती है। अब जिसके हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, इवन मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी साल पहले छोड़ के जा चुके हैं। किसी रीज़न की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी, वो हमारी पर्सनल है। तो मैं चाहती हूँ कि जो अकेली औरत है उनको इतना सेक्रीफाइस की जगह अगर उनकी हेल्प किया जाए तो वो आगे बढ़ सकती है। तो अभी आप कैसे अपना गुज़ारा चलाते हैं? अभी मैं
किसी तरह से जॉब नहीं है, बट मेरे फादर हैं जो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। बाकी जो भी आता है मैं उसी में गुजारा बसर करती हूँ। और मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, जॉब मुझे मिलती नहीं। मैं 3 साल से पूरा चंडीगढ़, मैंने पूरा मोहाली वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने इंटरव्यू दिया हर जगह। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा का काम करने तक को मैं तैयार हूँ, वो तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। उसकी भी उन्होंने जॉब नहीं दी। यहाँ तक कि ईंटा बालू धोने की भी मैंने काम किया, वो भी मुझे नहीं मिलता। अब बताइए आप, मैं कैसे अपने गुजारा करूँ? अगर मेरा गुजारा होता, मेरी हेल्प होती, तो मुझे आज यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई हो आप लोगों के जरिए मेरी हेल्प हो जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही विनती है। और अभी भी आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, कोई ट्रीटमेंट सर्जरी का? ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए मैंने एक बार ट्राई किया था। सुहाना हॉस्पिटल में मैंने गई थी एक बार, मैंने हाथ ठीक करने के लिए, ताकि हाथ ठीक हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी से कुछ काम मिल जाएगा ना। हाथ, कई बार हाथ को देख के लोग मना कर देते कि ये कैसे काम करेगी। तो मैंने एक बार सुहाना हॉस्पिटल में ट्राई किया था, पर वहाँ उन्होंने पैसा इतना बताया, 3 लाख के करीबन बताया। वो मेरी बस की बाहर थी। तो मैं कदम पीछे करके पीछे हट गई। मैंने कहा मैं पैसे थोड़ा इकट्ठा करूँगी और मैं अपना इलाज कराऊँगी, बट जो भी पॉसिबल नहीं है तो कहाँ से मैं करूँ? मैं नहीं बता सकती। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारी लाइफ। शब्दों से बयान नहीं कर सकती, अपने दर्द को मैं ज़ाहिर नहीं कर सकती। अच्छा, ये हादसा होने के बाद कभी आपके हस्बैंड ने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे? बिल्कुल नहीं, कोई बिल्कुल छोड़ कांटेक्ट नहीं, दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर हस्बैंड सपोर्ट देते, हस्बैंड मेरे अच्छे से मुझे रखते, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतना सैक्रिफाइस करने की। 7 साल से मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया, 7 साल, इवन मैंने जब से मैरिज किया तब से लेके अब तक मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया, इतना ज़्यादा कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। बच्चों की याद आती है? बहुत ज़्यादा, बट मजबूरी है, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि उनके पास जाने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेंटल डिप्रेशन कितना रहा इसके बाद आपको? कैसे निकले उससे बाहर? मैं मेंटल डिप्रेशन में ना 7 ईयर्स में रही हूँ। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आई, 5 साल तक मैं तब थी। जब मैं चर्च में जॉइन हुई, मेरी फैमिली को लगा कि मेरी बेटी मेंटल डिप्रेशन में जाने वाली है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बच्ची को चर्च में देंगे, वहाँ रहकर वो शांत रहकर अपना वो करेगी। पर जब मैं चर्च में भी जॉइन हुई, बहुत सारे लोग, जालंधर में मैं पहले जॉइन हुई, वहाँ मैं संडे अप डाउन में सेवा करती थी। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह का घर बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। मैं वहाँ आके रहने लगी। वहाँ पे भी मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा टॉर्चर ही मुझे मिला। लोगों ने मेरे फेस को देखकर कई दिनों तक मुझसे रूडली व्यवहार करते थे, मुझसे बात तक नहीं करते थे। मैं अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास जाती थी कि मुझे कोई सेवा दे दो, ताकि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल सके। कई बार मैं भूखी भी रह जाती थी, तो बिस्किट और पानी खा के मैं रह जाया करती थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह को हम मानते हैं तो फास्टिंग भी रखते हैं। मैं कभी लाइफ में भूखी रहने वाली लड़की नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि फास्टिंग में इंसान बदलता है, उसको गॉड गिफ्ट मिलता है, हिम्मत मिलती है, जीने का एक मकसद मिलता, तब मैंने फास्टिंग में उतर गई। पूरे दिन में धूप में रात दिन तक सेवा करती थी और रात में खाने के लिए जाती थी। कभी लेट हो जाती थी, टाइमिंग होता था 9 बजे का टाइमिंग, मैं 10 बजे या 9:30 या 9:05 हो जाता तो खाना मिलना बंद हो जाता था। मैं निराश होके चली जाती थी और बिस्किट खा कर सो जाती थी। बिल्कुल, जिसने इतने दुख पहले ही सहन किया हो तो उसको ये सब दुख तो बहुत छोटे लगते हैं। कहते हैं ना, एक जले हुए इंसान को नमक मिर्ची डालते हैं ना, वो पीड़ा मैंने सही है। एक वस्त्र जब हम धोते हैं ना, कपड़े जब हम धोते हैं, उसमें हम कितना ब्रश मारते हैं, ऐसा मेरा जख्म था। मैंने जो रोई हूँ, जो चिल्लाई हूँ, वो मेरे सीधा माइंड पर असर हुआ। इवन अभी भी जो सेक्रीफाइस कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही हूँ। अभी भी मैं यहाँ आई हूँ ना, अभी भी मैं रूम ढूंढ रही हूँ, मुझे रूम नहीं मिल रहा मेरे फेस की वजह से। फेस की वजह से रूम भी नहीं मिल रहा? फेस की वजह से, दूसरा ऑप्शन कि मैं मसीह में हूँ इसलिए। अच्छा, मैं चर्च जाती हूँ, इस वजह से उन्होंने मुझे रूम देने के लिए भी मना कर देते हैं। आपको इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से, किसको देख के इतनी प्रेरणा मिली कि मुझे? मेरे फादर बेस्ट गाइडर। मेरे डैडा हमेशा कहते थे, बेटा तू यीशु मसीह को याद कर, उसने जो कोड़े खाए, जो उसने किले खाए,
उसके दर्द को याद कर आपको हार्ड बनाता है दर्द। मेरे पापा जब मुझे कोई कुछ बुरा बोलता था ना, मैं मेरे पापा को फ़ोन करके बताती थी, पापा मुझे ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल आपने काफ़ी डिप्रेशन वाला टाइम देखा होगा, क्योंकि आजकल लोग अंदरूनी खूबसूरती को तो देखते नहीं हैं, बाहर की खूबसूरती को देख के जी हाँ, जज करते हैं सबको। बिल्कुल, ये हकीकत बात है। चर्च में भी लोग खूबसूरती देखते हैं, जो लोग हैं वहाँ के, वो जो हमारे जो प्रॉफिट जी है उन्होंने कभी नहीं देखा, उन्होंने हमेशा सर पे हाथ रखा। उनकी दुआएँ भी हैं, उनका थोड़ा लाड़ प्यार। उन्होंने तो एक बार तो कई बार चर्च वालों ने मुझे बाहर निकालने के लिए भी कह दिया था। जब मैंने उनसे डायरेक्टली जाके बोला कि हम लोग पापा जी बुलाते हैं उनको, गुरुजी को अपने, तो मैंने कहा पापा जी ये लोग मुझे बाहर निकाल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची को कोई बाहर नहीं निकालेगा, इस बच्ची ने यहाँ अर्पण और समर्पण कर रखा है। तब से उन लोगों ने मुझे निकाला नहीं, और उसी की उनकी दया, उनका हाथ मेरे सर पर है, परमेश्वर का भी हाथ मेरे सर पर, और सबसे ज़्यादा मेरे फादर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, इज द बेस्ट फादर। उनके जैसा इस दुनिया में कोई है नहीं। बच्चे कब कब आपको मिलने आते हैं यहाँ पे? बच्चे तो फिलहाल इतने सालों में सिर्फ 2 ही बार आए। एक बार मेरे तीनों बच्चे आए थे, प्रे करवाने के लिए आए थे, और एक बार मेरा बेटा आया था, शोभा यात्रा कहते हैं जो रैली निकलती है, तब मम्मा और बेटा आया था एक ही बार। और उसके बाद फैमिली मेरी कभी कभी बीच में मिलने के लिए आ जाती है, क्योंकि बच्चे की स्कूल की पढ़ाई होती है, अभी भी वो स्कूल है, इसीलिए वो नहीं आ पाते ज़्यादातर। मैं जाती हूँ उनके पास, उनके बर्थडे के टाइम पे मैं चली जाती हूँ, 3 साल में 2 साल में एक बार चली जाती हूँ मिलने के लिए। छोटा बेटा तो आने के लिए ही नहीं देता है, पर मैं अपने दिल पे पत्थर रख के मैं आ जाती हूँ, क्या करूँ। वो कहता है मेरी मम्मा बहुत हिम्मत वाली है। मैं उसको एक ही बात बोल के आ जाती हूँ, बेटा मेरी मजबूरी है तुझे छोड़ के आना। जी, बिल्कुल बहुत मजबूरी सब कुछ ज़्यादा। करवाती है। मैं बस नहीं, मैं ये नहीं चाहती, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की चुगली नहीं कर रही हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि हम जैसों को भी काम दे। हम किसी से हेल्प नहीं मांग रहे, बस हमें काम चाहिए और थोड़ा सा रहने के लिए हमें जगह चाहिए। हमारे फेस को देखकर, हमारे इस रवैये को देखकर, हमारे धर्म जात को देखकर हमें ना जाना जाए, जज ना किया जाए, क्योंकि सच में वो भी इंसान है, मेरे लिए वो कोई बुरे नहीं है। मैं कहती हूँ गॉड प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए बस, और कुछ नहीं चाहती मैं, और कोई ज़्यादा मांग नहीं है मेरी, बस ये चाहती हूँ कि हेल्प करो बस, किसी भी। अभी भी आपकी कोई मेडिसिन्स वगैरह चल रही हैं? मेडिसिन सिर्फ मेरी सांस की चल रही है और जलन की चल रही है। सांस में दिक्कत आती है? हाँ, मैंने जैसे कि बताया कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर ज़्यादा हैवी में जब ज़्यादा रोती हूँ, टूट जाती हूँ, क्या करूँ। एक अकेला इंसान का रहना बहुत डिफिकल्ट है। हादसा होने के बाद जो घर से हॉस्पिटल तक का जो सफ़र था एम्बुलेंस का, वो किस तरह कितना भयानक होगा? मेरी मेरी मम्मा का तो होश में नहीं था, पर मेरी मम्मा और मेरे पापा दोनों साथ में थे उस टाइम पे। उन दोनों ने तो अपना आपा ही खो दिया था। इवन जब मेरे गले में ऑपरेशन हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे बच्चों को देखना चाहती थी, सारा मरियम को। उनका नाम, एक का नाम मरियम है, दूसरे का नाम सारा है। छोटी-छोटी थी तो उनको देखने की इच्छा हो रही थी। डॉक्टर ने नहीं आने का परमिशन, क्योंकि बर्निंग में अलाउड नहीं है छोटे बच्चे को। कैसे भी करके परमिशन वार्ड ने बोला कि जाने दो, बच्चे को देखने दो उसको। जब मैंने बच्चे को देखा, उन्होंने मुझे बच्चे के बहाने ना उन्होंने मुझे पीछे से इंजेक्शन दे दिया ताकि मैं बेहोश हो जाऊँ, अच्छा। ताकि मैं रियलाइज करूँ। फिर बच्चे चले गए। मैंने मेरे बच्चों का मैंने हाथ नहीं लगाया 3 साल, उनको कलेजे से नहीं लगाया। इतना मैं उनको देखती थी ना, मैं मन करता था मैं उनको पकड़ूँ, उनको गले से लगाऊँ, उन्हें प्यार करूँ। नहीं छू सकती थी क्योंकि मेरा इन्फेक्शन उनको लग जाए। उनको लग जाता था। कई शरीर बार में पस थी, इन्फेक्शन था। हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे तो घर पे भी आने के बाद मम्मा ने 1 साल तक ड्रेसिंग किया घर पर भी। 3 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद भी मेरे मम्मा, मेरे पापा, मम्मा कहीं बाहर जाती थी तो पापा ड्रेसिंग करते थे। एक बहुत बड़ी बात है ये। एक जवान बेटी को उसका बाप मुँह फेर के ड्रेसिंग करते थे, और मैं आँखें बंद कर लेती थी। मैं आँखों को बंद कर लेती थी। जब मुझे शर्म आती थी ना, मैं इतनी बड़ी है, मेरे पापा के सामने मैं कैसे ओपनली, बिल्कुल, फिर भी पर मैं माँ-बाप बहुत ज़्यादा माँ-बाप ही होते हैं, भगवान होते हैं माँ-बाप तो। इसीलिए मेरी डैडी ना मेरे लिए बहुत बड़ा हिम्मत है।
मैं जितना मेरी मम्मा ने सपोर्ट किया ना, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे डैडी ने सपोर्ट किया मुझे। तभी आप में इतनी हिम्मत आई। सीरियसली, एक मेरा सबसे ज़्यादा ताकत मेरे पापा है, दूसरा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो बाइबल है, वो मेरी ताकत बने। आज उसकी वजह से मैं थोड़ा हिम्मत पाई कोई ना हूँ। कोई ज़रिया भगवान ने बनाया, मेडिटेशन जी किया हाँ, आपने, जी हाँ। भगवान का साथ लिया जी। और इस दुःख से उभर के बाहर आए। 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने लिया, पहला भगवान का सहारा लिया, दूसरा मेरे डैडी का। और जो लोग बोलते थे ना, उसको मैं सुनती थी और सुन कर मैं अपने आप को मजबूत करती थी। इवन मुझे धक्का तक मारा जाता था कि तू पीछे जा। हालाँकि मेरे खाने की लाइन तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। अरे तेरी क्या वो है, तू चल पीछे चल, पीछे जा, बाद में लेना खाना। अरे तू तू तेरे को ये काम नहीं दिया जाएगा, तू जा, अपनी शक्ल देख, सॉरी, अपनी शक्ल देख। ऐसे करके मुझे मेरे शक्ल से जज किया जाता था, जा तेरी औकात नहीं है, जा तेरी शक्ल ठीक नहीं है। मैं उनसे लड़ जाती थी, मैं रोती थी और मैं लड़ती थी उनसे कि क्यों हमारी शक्ल से क्यों। मैंने थोड़ी नहीं किया है, ये तो हादसा हादसा हुआ है। है। किसी के साथ भी हो किसी सकता के था। साथ भी, हाँ, किसी के साथ भी हो सकता मैं है कुछ नहीं हादसा। कहती, फिर मैं कहती परमेश्वर माफ करना इन्हें, बस मैं यही बोल के मैं चली आपको जाती। देख के कई लोगों को हिम्मत मिलती होगी। मैं चाहती हूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी कि मैं यहाँ तक आऊँगी, पर ये भी शायद परमेश्वर की योजना थी, उसकी गाइडेंस थी कि मैं यहाँ आऊँ और लोगों को बताऊँ कि हाँ, हम जैसे जब कोई इंसान दुखी हमारे चर्च में आता है ना, तो मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ कि मुझे देखो और मुझे देख के जीना सीखो। एक बात और उन्हें बोलती कि आप तो इतना सुंदर हो, इतने अच्छे हो, आपका हाथ पैर सलामत है, आपके पास हस्बैंड है, परिवार है, बच्चे हैं, फिर आपको किस चीज़ का दुख है। सिर्फ थोड़ी सी दुख आता है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैं फिर भी जी रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा भगवान है, मेरे माँ बाप है, मेरा छोटा सा बेटा है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं। मैं उनके सहारे, मुझे देखो, मैं ना मेरे शक्ल है, ना सूरत है, ना मेरा हाथ सही है, ना कुछ, फिर भी मैं हंस रही हूँ। तो क्या आप मुझे देख के हंसना नहीं सीख सकते? बिल्कुल, आपको देख के काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। ये तो गॉड जानता है, और मैं यही प्रेरणा भी यही दूंगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जी, अगर बिल्कुल। आपने हिम्मत रखा है तो आप हर एक लड़ाई जीत सकते हैं। लोगों को ज़िंदगी जीने का मतलब ही नहीं पता। ज़िंदगी अगर बड़ी अच्छी तरह और शांति से जी जाए, एक तसल्ली से जी जाए, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और मैं वाक़ई। दुआ ये भी करती हूँ कि मेरी जैसी लाइफ किसी भी भाई बहन को ना मिले, क्योंकि जो दर्द, जो पीड़ा मैंने सहा है, वो शायद किसी को नहीं। मैं एक औरत हूँ, इसीलिए मैं अपना बदन नहीं दिखा सकती। अगर जेंट्स होती तो मैं पूरा दिखा सकती थी। मेरा बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ मेरे जख्म ना हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरा जला ना हो। कितनी बार आपका अंदर से हिम्मत टूटती थी हॉस्पिटल में? हिम्मत कई बार, गिनती नहीं है। कई बार मन करता था कि मैं भाग जाऊँ हॉस्पिटल से, मम्मा सो रही है और वार्ड पे जो मेन गेट बैठते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, वो सो रहा है, तो मैं धीरे से गेट खोलूँ, भाग जाऊँ। पर मैं भाग भी नहीं सकती ना, क्योंकि कपड़े नहीं पहन सकती अपने से। सोचती थी मम्मा ना, पेटीकोट होता है ना अपना, साड़ी के नीचे, वो पहना देती थी मम्मी मुझे। मैं सोचती थी कि वो उठाऊँ और पहन लूँ और चादर ओढ़ के भाग जाऊँ। फिर मैं गेट तक जाती, हिम्मत बांध के जाती, फिर मैं पीछे मुड़ के देखती मेरी माँ बेड के नीचे सो रही है, फिर मैं वापस आके लेट जाती। चल भी नहीं पाती थी मैं, इवन मैं चल भी नहीं पाती थी। वॉशरूम तक उठने के लिए ना मेरी मम्मा मेरी हेल्प करती थी, चलो मैं लेके चलती हूँ। अभी भी जब वो मंज़र याद आता है, आपको याद करते होगे, तो कितना डरते हो या घबराते हो? मैं उस चीज़ को याद करती हूँ ना, तो सच बताऊँ तो कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर लूँ, पर मैं फिर याद करती आप हूँ। बहुत लोगों को प्रेरणा दोगे, आपसे काफ़ी लोग बहुत कुछ सीखेंगे। जो छोटी-छोटी चीज़ों पे दिल हार के सुसाइड करते हैं और उनके इतने बड़े भी कोई दुःख नहीं होते, बट आपको देख के आज काफ़ी लोग कुछ सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे, हिम्मत और बढ़ेगी उन लोगों की। मैं कहती हूँ, अब मेरे खुद भी कई बार मेरा हिम्मत टूटा है कि मैं कई बार सुसाइड कर लूँ। इवन जब से मैं बाहर रहने लगी, चर्च से बाहर, संडे जब मैं जॉब करने लगी, मतलब संडे सेवा करती थी, उसके बाद मैं जब बाहर रूम में रहने लगी,
कई बार मेरा मन किया, इवन अभी 1 हफ्ते पहले ही मेरा मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, पर जब मैं सुसाइड के बारे में सोचती ना तो ऐसा लगता है कि कोई मेरा हाथ थाम लिया, नहीं तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो एक गॉड का इशारा होता है, क्योंकि मैं आज भी गॉड पे विश्वास करती हूँ और कल भी करती थी और आगे भी करती रहूँगी। क्योंकि फिर मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया अचानक से, क्या हुआ? मैंने कहा पापा मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, मैं मरना चाहती हूँ। मेरे डैडा कहते नहीं, तू मेरी हिम्मत वाली बेटी है, तू मर जाएगी किसी का क्या ले जाएगी। मैंने कहा ये बात भी सही है। फिर मैंने डैडा का कॉल डिस्कनेक्ट किया और मैं शांति से रिलैक्स हुई। फिर मैं गॉड से बात करने लगी। मैंने कहा गॉड सचमुच तू मुझे किस लिए रखा है, शायद तू मुझे एक पहचान बनाना चाहता है। इतना सोच के मैं पीछे फिर कैंसिल कर दिया सुसाइड का। मैंने कहा नहीं, मैं लड़ूंगी, अब तक लड़ी हूँ और लड़ूंगी। और मैंने गॉड से प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं कभी सुसाइड का नाम नहीं लूँगी। जितना दुख सहता है ना इंसान, उतनी हिम्मत आती है उसमें, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब पता है मैं टूटती कब हूँ, मैंने लोगों से टूटती हूँ मैं। पर मेरे फादर कहते हैं तुझे लोगों से नहीं टूटना है, तुझे लोगों से लड़ना है और उनको फेस करना है। मैं कहती हूँ ये कहना आसान है, पर जिस पे बीतती है ना वो ही जानता है। सोसाइटी में रहना बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, difficult हो। बहुत डिफ़िकल्ट है। इवन आपको मैं क्या बताऊँ, मैं अभी कल ही मैं रूम ढूँढने के लिए गई थी कुराली में, तो एक बंदा था, सरदार जी थे वो। उनसे मैंने कहा सरदार पाजी जी मुझे रूम मिल सकता है? तो क्या कहते हैं, नहीं हम ऐसे को रूम नहीं दे सकते। मैंने कहा सरदार जी कुछ गलती हो गई? नहीं नहीं, हम आप जैसे लोगों को रूम नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों, हम इंसान नहीं हैं? नहीं नहीं आप बहस मत करो, जाओ यहाँ से, मतलब धुतकार दिया चेहरे उन्होंने। से जज करते हैं। यस, मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर और भी जगह मैंने रूम देखा तो उन्होंने भी मना कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मर्जी होगी तो मिल जाएगी। कितनी हिम्मत है आप में, बहुत हिम्मत है। मैं तो खुद आपको देख के मैं इंस्पायर हो रही हूँ आपकी हिम्मत को देख के। कितने हिम्मत वाले हो आप। मैं यही कहूँगी कि हिम्मत एक औरत के अंदर जितना है ना, ज़रूरी है। शायद किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं। इवन अगर ऐसी बात होती तो गॉड स्त्री से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये तो कहते हैं लेडीज से सबसे ज़्यादा वो प्यार करता है, क्योंकि लेडीज जितना सेक्रीफाइस कर सकती है, जितना सहन कर सकती, उतना जेंट्स नहीं कर सकता। पर ये कहने की बात है, जेंट्स भी हमारा उतना ही सेक्रीफाइस करता है जितना लेडीज करती है, पर सबसे ज़्यादा प्यार वो गॉड लेडीज से ही करता है। भगवान सब जगह होता है, आप में हम में बसा रहता है। अगर आपने भलाई करी तो आपके अंदर भगवान का अंश है, अगर आपने बुराई करी तो भी भगवान का अंश आपके अंदर है। पर कई बार ना इंसान भगवान की तरह नहीं, अलग ही दुनिया की तरह सोचता है। इवन मुझ पे ब्लेम भी किया गया है कि लड़की अच्छी नहीं है, इसके चाल चलन अच्छे नहीं है, न जाने कैरेक्टर असैसिनेशन, इतना गलत शब्द बोला गया ना। इवन मेरे फादर को भी कॉल करके बुलाया गया है कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी वैसी है। मेरे फादर कहते हैं मेरी बेटी जैसी मुझे पता है, आपको बताने की और जज करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सच में मैं परमेश्वर से प्रे करती हूँ कि हमारी जैसी ज़िंदगी ना किसी को ना दे। जब आप हॉस्पिटल से वापस आए तो आपने पहली बार मिरर देखा तो क्या सोचा, सबसे पहले क्या सोचा? मैं तो बेहोश हो गई थी जब हॉस्पिटल में ही मैं थी। अच्छा। जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मिरर देखा था, मैं हल्का मतलब चल पाती थी सपोर्ट लेकर। जब मैंने फर्स्ट टाइम चेहरा देखा ना, मैं बेहोश हो गई थी। इवन मुझे पूरी नाइट होश नहीं आया था। मैंने दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे करीब देखा होगा अपना फेस। पूरी नाइट पूरा डे मुझे 2 दिन तक मुझे होश ही नहीं आया था। तो मैंने मन कर रहा था कि मैं मर जाऊँ, ख़त्म कर लूँ अपने आप को। पर मेरी मम्मा ने कहा नहीं, तू बचेगी, तू परमेश्वर का काम करेगी, तू हमारे लिए जिएगी, हमारे बच्चों के लिए जिएगी, तेरे साथ कोई हो चाहे ना, पर हमारे लिए जिएगी। मैं कहता मेरे जैसे कोई फ़ायदा नहीं। जब मुझे सुनने को मिला कि मेरे जो पास की पड़ोसी लेडीज़ थी, उसकी फैमिली ने उसको इंजेक्शन देके मार दिया, तो मैंने फैमिली से मैंने खुद बोला, मैंने कहा मुझे मार दो, मुझे जीना नहीं है। वो बोल रहे हैं ना डॉक्टर इंजेक्शन देने के लिए, आप मुझे दे दो।
मेरी मम्मा कहती नहीं, नहीं दे सकती मैं तुझे, क्योंकि तू मेरी एक ही बेटी है, मैं नहीं दे सकती। तू जैसी भी रहेगी हमारे साथ रहेगी। आज सचमुच मैं हूँ उनके साथ, चाहे जैसी भी हूँ। जिंदा रहना काफ़ी नहीं है, पर ज़िंदगी को संभालना बहुत बड़ी मुश्किल, वो ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि ये ज़िंदगी है ना, ये बहुत अनमोल है। जो लोग सोचते हैं कि कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, सुसाइड कर ले तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, वो लोग बेवकूफ़ हैं। मैं खुद कहती हूँ, मैं भी एक बेवकूफ़ थी जो मैं सुसाइड के बारे में सोच रही थी। बट इवन मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी गॉड का गिफ्ट है, वो हर किसी को नहीं मिलता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, चींटी का एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। चींटी का जीवन सिर्फ 60 दिन का होता है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जीती, बट वो फिर भी ईमानदारी से संघर्ष के साथ जीती है। इतना सेक्रीफाइस करती है ना, वो इंसानों से ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है। गर्मियों में, बरसात में आपको नज़र आएगी, पर सर्दियों में नज़र नहीं आती, क्योंकि उसी समय उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, या फिर वो गुफा में रहते कुछ लोग कुछ करते हैं। तो उससे बेहतर तो हमें दिए गॉड ने गिफ्ट। हमें 7 साल 70 साल उम्र दिया है, तो सबसे ज़्यादा प्यार किसने किया? गॉड ने, हम इंसानों से किया। तो हम क्यों सुसाइड के लिए जाएं? नहीं जाना। मैं तो कहती हूँ, मैं तो लड़ूंगी, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, चाहे कितना भी ठुकराए, चाहे वो मुझे सपोर्ट करे चाहे ना करे, पर मैं लड़ूंगी। नहीं, बिल्कुल आप में बहुत हिम्मत है। और जो आपके डॉक्टर्स रहे होंगे वो किस तरह से मोटिवेट करते थे आपको? डॉक्टर्स, मनीष डॉक्टर इज माई बेस्ट डॉक्टर। मेरे सबसे अच्छे डॉक्टर थे मनीष, जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। आई होप आज भी वो जहाँ कहीं भी होंगे सुनेंगे, तो वो बहुत ग्रेट है। आज उनकी वजह से मैं यहाँ जिंदा हूँ। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। हाँ, कुछ डॉक्टर थे ऐसे जो उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर भी किया। एक राजेंद्र डॉक्टर, वो केरला कर्नाटक के रहने वाले थे। मुझे लगता है हाँ, केरला के रहने वाले थे वो। एक राजेंद्र डॉक्टर और एक मनीष डॉक्टर, उन दोनों ने मेरी बहुत केयरिंग करी, बहुत प्यार किया। भगवान के रूप में आए। यस, मनीष डॉक्टर गॉड की गिफ्ट है वो। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं मनीष डॉक्टर को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। और जिन्होंने मेरी सर्जरी करी, यूनियन डॉक्टर, उनका नाम है यूनियन। वो हमारे ही धर्म से बिलोंग करते हैं, ईसाई हैं वो कैथलिक है, बट हम बिलीवर हैं, हम मानते हैं। वो जन्म से थे। उन्होंने मेरी सर्जरी करी, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। उन्होंने भी बहुत संभाल के रखा मुझे, किन किन चीज़ों से नुकसान है, किन किन चीज़ों से मुझे प्रोटेक्शन करना है, बचा के रखना है, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। तो हमारे फेस पे कुछ हो जाए या कहीं कोई चोट लग जाए, हम बार बार देखते हैं कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। तो आप भी डॉक्टर से ऐसे ही पूछते थे कि आप बताओ मुझे, मैं कब ठीक होंगी? जी हाँ, मैं मनी डॉक्टर से पूछती थी कि डॉक्टर साहब मेरा चेहरा कब ठीक होगा। डॉक्टर बोलते थे मैंने जो तुझे दवाई दी है ना, उससे तू बिल्कुल सुंदर हो जाएगी। इवन मैं सुंदर भी हो चुकी थी, बट जब प्लास्टिक सर्जरी हुआ, वो जख्म की वजह से रिएक्शन हो गया, तो इसकी वजह से मेरे चेहरे पे ये निशान हो गया। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जाया करती थी, तो मेरी माँ दुआएं मांगती थी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ के, घुटने टेक के, कि मेरी बेटी सही सलामत बाहर आए। वो रात से ही भूखी रहना चालू कर देती थी, फास्टिंग। आपको पता है कि जो कैथलिक लोग हैं, जो बिलीवर लोग हैं, वो लोग उपवास में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मेरी मम्मी उपवास किया करती थी कि मेरी बेटी सही सलामत बाहर आ जाए। जैसे मैं भूखी प्यासी अंदर जाया करती थी, ऐसे मेरी माँ भूखी प्यासी घुटने टेक के मांगा करती थी, अपनी आंचल फैला के, कि मेरी बेटी सही सलामत बाहर आए। तो ऐसे ही जब मैं बाहर आया करती थी, तब उसको सांस में सांस बच्चे भी मिलने आते थे हॉस्पिटल में? हाँ, बच्चे कभी कभी। एक बार जब मेरी बेटियाँ, जब मैं जली थी, उस टाइम पे मेरी बेटी 2 महीने 20 दिन की थी, बहुत छोटी बहुत थी। छोटी थी, हाँ, बहुत छोटी थी। बहुत छोटी, 3 महीना भी उनको पूरा नहीं हुआ था। इवन मेरा दूध भी पूरा नहीं पिया था उन्होंने, तब मेरे साथ ये हादसा हो गया था। जब उनको मैंने फर्स्ट टाइम, जब वो 3 साल की हुई ना, तब मैंने उनको देखा था, और मैं पहचान नहीं पाई कितनी थी बड़ी बात कि है। मेरी बेटियाँ हैं वो। उनको पता लगा कि ये हमारी माँ है? हाँ, मम्मा ने बताया था कि ये तेरी माँ है, बट फादर वो मेरे पापा को ही मानती है। हाँ, अभी भी उनको एक बेस्ट फ्रेंड की तरह मुझे वो करती है। आई मीन, जब छोटी थी ना वो दोनों, तो मम्मा बुलाती थी हम दोनों को, मम्मा को भी और मेरे को। तो मैंने कहा एक काम करो, हम जब बुलाते थे तो हम दोनों खड़े हो जाते थे। तो मैंने एक काम करो, आप मुझे ऋतु मम्मा बुलाओ, मम्मी को मम्मी बुलाओ। तो वो मुझे कम,
मम्मी पापा को ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने बड़े हुए हैं। बट प्यार बहुत करती है मुझे हिम्मत देती हैं, नहीं आप मेरे लिए बहुत अच्छे दोस्त हो, कुछ भी चाहिए होता कुछ भी शेयर करती हैं, मुझसे शेयर करती है। थोड़ा मम्मी से थोड़ा डरती है, क्योंकि हमारी मम्मी थोड़ा गुस्से वाली है, थोड़ा सख्त है, तो उनसे कम शेयर करती है। सबसे ज़्यादा हिम्मत कब टूटती है आपकी? कभी तो, वैसे तो आप बहुत स्ट्रांग हो। सबसे ज़्यादा मैंने हिम्मत, जब मुझे लोगों ने खाने के लिए टॉर्चर किया, जब मैं लाइन कितनी में, बड़ी बात है, खाने के लिए भी। जी हाँ, सबसे ज़्यादा मैंने वहीं शुरुआत करी, क्योंकि मैं खाने के लिए ना बहुत, एक इंसान खाने के लिए जीता है, खाने के लिए मेहनत करता है। इवन जो भी इंसान, आप हम मेहनत कर रहे हो, अगर हम 2 वक्त की रोटी हमें ना मिले, सोचो 1 वक्त की रोटी अगर हमें ना मिले तो कितनी बुरी बात है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें खाना ना मिले तो कितनी बुरी बात है। मैंने वहीं से सेक्रीफाइस करना चालू कर दिया कि नहीं, अगर मेरा खाना ही मेरी कमज़ोरी है तो मैं इस चीज़ को कम करूँगी। जहाँ मैं 2 टाइम खाना खाती थी, वहाँ मैंने 1 ही टाइम कर दिया। वो भी नसीब होता था, कभी होता था कभी नहीं होता था। कितनी हिम्मत वाले हो आप। सीरियसली, अब ये तो आपको और लोगों को पता होगा कि ये हिम्मत है या मेरी मजबूरी है या मैं सेक्रीफाइस कर रही मजबूरी हूँ। सब कुछ कराती है और सीरियस, फिर हिम्मत भी आती है साथ में। मजबूरी ही इंसान को हिम्मत बना देती है। जी। अगर हमारे अंदर ही मजबूरी नहीं है ना, तो हम हिम्मत नहीं जीत पाएंगे। तो पहले आप कहाँ, इस हादसे के बाद आपको कहाँ फर्स्ट टाइम कहीं जॉब मिली? नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम जब मेरा पेट में मेरा बेटा आया, तब मैं दिल्ली में रहती थी उस टाइम पे, और उसी टाइम हमारी थोड़ी सी दूरियां हो गई थी, तो उसी टाइम मैंने एक रेगुलेटर कंपनी, क्या वो दूरियां फेस को लेके हुई? फैमिली इशू, फैमिली इशू। तो वो उनकी फैमिली इशू था। और जब फर्स्ट टाइम मैंने जॉब वहीं किया जहाँ जी। मैंने 10 साल की उम्र में स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, उसी अच्छा। कंपनी में ही मुझे जॉब मिली जहाँ मैंने 10 इयर्स की मैं थी, फर्स्ट टाइम मैंने काम किया था उसी कंपनी में। मुझे वापस इसी हालत में काम मिला, क्योंकि जो कंपनी का जो मालिक था वो मुझे जानता था, उसने मुझे बड़े होते हुए देखा था। तो उसी टाइम मैंने एक ही जॉब किया। उसके बाद बेबी 7 महीने का हो गया था, तो मैं जाना आना नहीं कर सकती थी, तो मैंने क्लोज कर दिया। फिर 5-6 महीने तक मैंने जॉब किया, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद से मुझे कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, ट्राई करती रही। हर तरफ से रिजेक्शन ही मिलता Yes. है। तो फेस ही सबसे बड़ी रिजेक्शन माना आपने? जी, फेस सबसे ज़्यादा रिजेक्शन फेस को ही लोगों ने किया आगे। अंदर की एबिलिटी वगैरह कुछ लोगों ने कुछ जज नहीं किया? नो, हम कैसे हैं, हम अंदर से वो उन्होंने सोचा ही नहीं। अभी आप सुंदर हो, डोंट माइंड, बुरा नहीं मान, अभी आप सुंदर हो, हम आपकी सुंदरता में जाए या आपके मन की आत्मा में, आपके मन में कितनी अच्छाइयाँ हैं, ये आपके फेस से डिपेंड नहीं करता। सुंदरता तो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से खत्म हो जाती है। सीरियसली, हाँ जी। मेरे डैडी ने हमेशा कहा कि बेटा तेरा फेस है ना, वो हमारे लिए मायने नहीं है, वो लोग बेवकूफ़ हैं जो तेरे फेस को लेके करते हैं। जी। वो जिस दिन तेरी रूह, तेरी मन को जांचेंगे ना, वो उस दिन उनका सबसे बुरा दिन होगा कि उन्होंने इतना सुंदर मन पढ़ना वो भूल गए। शायद लोग इसलिए आपसे उधर आपको बुली करते थे, नफरत, कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, शायद उनको जेलस फील होती होगी। सीरियसली, जब मैं चर्च में सेवा करती थी तो लोगों को यही लगता था कि ये हमसे इतना आगे क्यों बढ़ गई, स्ट्रांग क्यों है। हाँ, स्ट्रांग क्यों है, इसकी हिम्मत को तोड़े। जी हाँ। जब अभी मान लीजिए आप मेरे से पहले सीनियर हो और मैं आपसे अच्छा काम कर रही हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो आप जैसे सीनियर लोग ही हमारी टांग खींच के नीचे गिरा देते हैं। बिल्कुल। तो यही ऑब्जेक्शन है सबसे ज़्यादा कि मैं उनसे मेहनत करके मैं आगे कैसे बढ़ रही हूँ। जी, इस सोसाइटी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपकी हिम्मत को तोड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश किया, बट वो आपका एक हौसला और अंदर से जो मोटिवेशन होता है, यस, वो आपको कभी गिरने नहीं कमज़ोर कर पाया। जी। मैंने जैसे कि अभी बताया कि मैं सुसाइड करने के लिए कई बार गई, बट मेरे मोटिवेशन, मेरी हिम्मत ने मुझे बचा के सुसाइड तो कुछ किसी भी चीज़ का कुछ भी हल है ही नहीं। मैं कहती हूँ परमेश्वर ने मुझे हर बार बचाया। इतनी बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश किया है, हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने आके मुझे मेरे बाजू पकड़ा है। ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे रोका कि नहीं मत कर, ये गलत है, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। और कहते हैं कि जो
जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर खुदा होता होता है। है। जी। ये हकीकत बात है। कई बार तो लोगों के कहने पर तो फैमिली ने भी सपोर्ट छोड़ दिया था। मैंने 2 साल बिना फैमिली के सपोर्ट में मैं रही हूँ, सैक्रिफाइस करके। मेरे मम्मा पापा ने भी मेरा सपोर्ट कई बार छोड़ दिया था, बट कहते हैं ना, एक विनती, एक प्रे लाइफ, वो सब कुछ ठीक कर देती है। प्रे कर करके मैंने मेरी फैमिली को मेरी तरफ गॉड से मैंने मांगा। फैमिली थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, बट वो भी कब तक करेगी। जी। आज तो वो जवान है जी। 44 एज हो रहा है, मेरी मम्मा जी। का 44 हो रहा है, डैडी का 48 हो रहा है। वो कब तक संभालेंगे बच्चे आपको को? लगता है कि ये जो आपका स्ट्रगल है ये आगे लाइफ लॉन्ग चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आज मैं यहाँ मीडिया के सामने बैठी हूँ। जी। कुछ लोग मुझे खींचेंगे भी, जी। कुछ लोग मेरी बुराई भी करेंगे, जी। और कुछ 10% लोग मेरे सपोर्ट में भी खड़े होंगे। जी। मैं ये नहीं कहती 100 पे 100, नो, मैं कहती हूँ कि 10% लोग जरूर मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे, क्योंकि ये मेरी आवाज़ एक हिम्मत के लिए है, एक हेल्प के लिए है, और एक सहयोग के लिए है। यहाँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं किसी की चुगली नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उनका सपोर्ट करना चाहिए। कई बार कुछ लोग हैंडीकैप लोगों को भी घर नहीं देते कि ये कैसे किराया देगा, जी। ये कैसे हमारा पैसा देगा, जी। ये कैसे हमें वो करेगा ना, कैसे हमारा घर साफ सफाई रखेगा, कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, कुछ नहीं पता होता। तो हम ये भी नहीं कहते ये गलत है, आप उनको मत देखो, जी। उनकी परिस्थितियों को देखो कि वो किस परिस्थितियों से निकल के आया है। सीधी सी बात है, उनका फेस, उनका बॉडी नहीं, उनका मन देखो। जी। क्योंकि रामायण हो चाहे गीता हो चाहे बाइबल हो, उसमें एक ही वर्ड लिखा है, अनाथों का सबसे बड़ा भगवान होता है। जी। हालांकि माँ बाप का हाथ होता है, पर आज है कल नहीं होगा। जी। फिर भी तो वो एक अनाथ ही है ना। जी। तो भगवान का सपोर्ट, भगवान का, आप भी भगवान को मानते हो, हम भी मानते हैं। अगर आपके अंदर भगवान है, किसी को भी आप मानते हो, फिर आप इंसानों के साथ रूडली व्यवहार क्यों करते हो? जी। रीजन क्या है? आप पैसे वाले हो, हम गरीब हैं। कई बार तो लोगों ने हमारे कपड़ों से भी जज करते हैं कि यार ये कैसे कपड़े पहन के रखे हुए हैं। आजकल लोग सिर्फ कपड़े, किसी की कितनी पहुंच है, यही सब के देख के किसी से रिलेशन रखते हैं, अदरवाइज तो कोई किसी को नहीं पूछता। अभी भी मैं आपको बताती हूँ, अभी जब मैं यहाँ आ रही थी, मैं कंफ्यूज थी कि मैं ड्रेस कैसे डालूँ, कैसे मैं आपके सामने फेस करूँ। मैं प्रे कर रही थी, यहाँ पे आप भी गवाह हो और भी लोग हैं, मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज़ आप मुझे कॉन्फिडेंस देना, मुझे हिम्मत देना। नहीं, आप में बहुत हिम्मत है, आप बहुत हिम्मत वाले हो। मुझे हिम्मत देना, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलूँ, कुछ ऐसा वर्ड ना मेरे मुँह से निकले कि लोगों को बुरा लगे, बल्कि मेरे वर्ड से लोगों को सहानुभूति मिले, हिम्मत मिले। और मेरी जैसी लड़कियाँ, इवन जिनकी फेस सही है, जो पढ़ाई में पीछे हो जा रहे हैं या मार्क्स उनके पीछे हो जा रहे हैं, वो 10 साल के 12 साल के, अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा, दिल छोड़ के बैठ जाते हैं, कुछ दिन पहले मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा, 12 साल के बच्चे ने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे, फैमिली प्रेशर की वजह से। ये गलत है। मैं चाहती हूँ सुसाइड करना पॉसिबल नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है सुसाइड, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जैसे बच्चे हम जी रहे हैं जिंदगी में, आपको लड़के मोटिवेशन से ही आगे बढ़ना जी हाँ चाहिए। बिल्कुल। और मोटिवेशन अगर आपको सबसे ज़्यादा लेना है तो आप अपने फैमिली से ही मोटिवेशन लो। फैमिली अगर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचती है, कहती है, तो वो हमारे भले के लिए कहती है। हम मानते हैं कि कभी कभी हमारी फैमिली ना रूडली हमसे हो जाती है, हमें समझती नहीं है। उन्हें समझने का टाइम दो, समय दो। मुझे भी नहीं समझती थी मेरी मम्मा, मैं सच बता रही हूँ। मैं बचपन से लेके इतनी बड़ी हो गई, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मा मुझे प्यार ही नहीं करती। बट जिस टाइम मेरा ये हादसा हुआ, सीरियसली मैंने देखा कि मेरी मम्मा बहुत प्यार करती है मुझसे, क्योंकि वो मुझसे ना हमेशा सख्त पेश आती थी, हमेशा मतलब जैसे कहते हैं हिटलर टाइप का, खड़ूस ना, ऐसे टाइप से वो मेरे साथ पेश आती थी। बट मेरे फादर इज अ बेस्ट फ्रेंड, मेरे पापा ही मेरे सब कुछ थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी, मेरे फादर भी। मैं लगा अगर मेरे लाइफ में कोई एक अच्छा दोस्त होता था या कोई भी प्रॉब्लम या कुछ अच्छा बुरा होता था, मैं मेरे फादर से शेयर करती थी। तो मेरे फादर कहा करते थे कि नहीं तेरी मम्मी तुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कहती नहीं, मेरी मम्मी मुझसे नहीं, मेरे भाई से बहुत प्यार करती है। जी। पहले टाइम में ऐसा होता है ना, लड़कों को बहुत और लड़कियों को, कई बार बच्चों को लगता है। हाँ, ऐसा मुझे लगता था। बट जब मुझे पता चला कि मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है, मैं सब कुछ खुल के शेयर करती हूँ। अभी भी मैं मेरी मम्मा से ना बात करने में डरती हूँ,
कि पता नहीं मेरी मम्मा मुझे क्या बोलते, पर मेरे पापा से मैं खुल के बात करती। उस टाइम जो आपका इलाज चला उसमें मेडिसिन्स वगैरह किस तरह मैनेज करते थे पापा? हाँ, मेरे पापा ने जब मेरा सर्जरी होने का टाइम था, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। जिस टाइम मेरा सर्जरी होने का टाइम था ना, मेरे पापा ने अपना बीमा तोड़ा। जी। मम्मी का बीमा, अपना बीमा, मेरे भाई का बीमा, तीनों ने जीवन बीमा किया हुआ था। उन्होंने मेरे इलाज के लिए वो बीमा तोड़ा। हस्बैंड की तरफ से कोई कोई रिस्पॉन्स सपोर्ट नहीं नहीं आया? था, कुछ नहीं था। मेरे फादर ने अपना एमएससी जो भी उन्होंने सेविंग करके रखा था, उन्होंने सब इन्वेस्ट करके इकट्ठा किया। आज मेरा इलाज होने वाला है जी। और पिछले ही रात चोरी हो गया। मेरे डैडी इतना इतना बहुत। बेबस हो गए कि बच्चों के लिए दूध के लिए भी पैसा नहीं था उनके पास, और दोनों छोटी छोटी बच्चियां, 3 महीने 4 महीने की बच्चियां थी। मेरे डैडी रोते। एकदम से ही आप सब पे दुख इकट्ठे गिरा। जी हाँ, जब मेरा सर्जरी होने वाला था, आज मतलब कल मेरा सर्जरी होने वाला है, और आज मेरे पापा ने सारा बैंक से, बीमा से, सब कुछ सेविंग तोड़वा के अपने पास पैसे रखे कि मेरी बेटी को कब इलाज के लिए पैसे ज़रूरत पड़ जाए। प्लास्टिक सर्जरी के लिए अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते थे पापा। उन्होंने कुछ कुछ पैसे सेविंग करके रखे थे, तो उन्होंने सारा सेविंग इकट्ठा करके सूटकेस में रखा। जी। उनके पास उस समय ज्वेलरी वगैरह सब कुछ कुछ थे। जी। चोर अचानक से, उसको पता नहीं कैसे पता चला, मैं नहीं जानती, वो पूरा सूटकेस ही उठा के लेके चला गया। और इवन मेरे पापा, मेरी मम्मी ने मुझे बताया भी नहीं। पापा आए हड़बड़ाते हुए, मैंने पापा का फेस देखा। आप ऑलरेडी दुखी थे उस टाइम पे, आप पे इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा था शायद, इस वजह से इवन मेरे इस समय ना, मेरे जख्म भी नहीं भरे थे पूरी रीति से, क्योंकि डॉक्टर ने जब देखा कि मेरा 9 महीना हो गया था, 9 अच्छा। महीना हो गया था, मेरा जख्म नहीं सूख रहा था, तो उन्होंने अच्छा। सोचा कि हम इसकी सर्जरी करके इसके जख्म को सुखाएंगे। पर 9 महीना जब बीत गया, मेरा 9 महीना ये रहा, ये मेरा हाथ यहाँ तक जला था। इतना से इतना सिर्फ 9 मंथ में ठीक हुआ था। अगर ये पूरा हैंड, पूरा है ये पूरा हैंड ठीक होने में कितना टाइम लगता है। उन्होंने क्या कहा, इस जख्म को जल्दी ठीक करने के लिए सर्जरी करी, पर नहीं हो पाया। उन्होंने जो भी उन्होंने किया ना, रिएक्शन हो गया। मेरे हाथों में इतने बड़े बड़े फलके पड़ना चालू, जगह जगह निशान होना चालू, काफी दुख झेला। फेस पर, गले पर। गला तो उस टाइम मेरा यहाँ हो गया था, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे सर्जरी के बाद ले जाकर लेटाया था बेड पर, बेड ऐसे ऊंचा कर दिया था ना, मैं वैसी ही बन गई थी। जैसे कहता ना, एक मूर्त को जैसे आकार दो वैसे आकार, मैं वैसी ही बन गई थी। मेरा ये पैर जॉइंट हो गया। ईयर्स तक पूरे आपके बर्न हो गए थे, ईयर्स तक बॉडी पूरी बर्न हो गई। हाँ, तो मेरा पैर भी जॉइंट हो गया था, मैं पैर से भी सीधे नहीं चल पा रही थी, लंगड़ाने लग गई थी। अच्छा। उसका भी सर्जरी हुआ, वो भी अलग ठीक हुआ। जब मेरे गले का ऑपरेशन हुआ तो इसको भी इलाज हुआ, तो वो भी ठीक हुआ। कल सर्जरी, आज चोर ने उठा ले गया। पापा मुझे बता भी नहीं रहे वो लोग कि हाँ घर में चोरी हो गई है। मेरी मम्मी ने बोला बेटा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बाद में मुझे किसी और से पता चला, और मुझे इतना दुख पहुंचा ना, उसी टाइम मेरा मम्मी पापा मन ने सारी सेविंग्स मेरे पे लगाने के लिए इकट्ठा किया था, वो सेविंग मुझ पर लगा भी नहीं, इवन वो चोरी हो गया। और मेरे बच्चों को दूध पिलाने तक के लिए पैसे नहीं थे पापा के पास। पड़ोसी से, वहाँ जो जिस मार्केट में पापा मेरे काम करते थे, उससे वो 50 रुपये उधार लेकर बच्चों को दूध पिलाया था। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं कभी भी बुरे दिन को याद भूलती नहीं हूँ, कभी नहीं। आज भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे दिन ही हमें आगे की राह दिखाते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग चलना है, कैसे आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए मैं कभी नहीं भूलती कैसे मेरे फादर ने सेक्रीफाइस करके मुझे बचाने की कोशिश किया, कैसे मेरे मम्मा ने कोशिश किया, कैसे सब कुछ संभाला मुझे, मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और मैं कहती हूँ किसी को नहीं भूलना चाहिए अपने बीते दिन, चाहे आप बुरे दिन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं लाइफ में, कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिलता है। सीरियसली एक टाइम था ना, मैं बहुत मरने से बहुत डरती थी। मुझे अगर कोई मरने का नाम बोलता था ना कि तू तो मरने वाली, मैं इतना जल्दी रोने बैठ जाती थी ना कि नहीं मैं नहीं मरूंगी, ऐसे मुझे घबराहट होने लगती थी। मैं खाना पीना सब छोड़ देती थी। बट जब मैं इस हादसे के बाद मैं बाहर आई, मौत का डर खत्म हो गया, एक हौसला अंदर आया। मेरा ड्रीम था गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का, वो मेरा ड्रीम टूट गया इस हादसे के बाद। मैंने फिर भी ट्राई किया कि नहीं मैं कुछ बनूंगी, कुछ करूंगी, पर लोगों ने ना मुझे इस तरीके से तोड़ा ना। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल। हिम्मत तोड़ी कई बार, आपकी हिम्मत को यहाँ तोड़ने तक कि की इतना पढ़ी कोशिश लिखी, की। हाँ, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी ना मैंने सोचा था कि चलो कोई नहीं यार, कैसा भी हो काम तो मैंने कभी छोटा बड़ा समझा नहीं। झाड़ू पोछे का भी काम मिलेगा ना, मैं वो भी कर लूँगी। पर वो भी देने को राजी नहीं है सोसाइटी, सिर्फ फेस देखकर, हाथ सिर्फ देखकर। फेस को जज किया लोगों ने। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन मेरा फेस अभी बहुत ठीक हो गया। मेरा अगर पुराना पिक्चर्स अगर होता, उस टाइम पे कैमरा चलता, उस टाइम पे कैमरे वाले फ़ोन ही कितने नहीं साल चलते। पहले की बात है ये? ये मुझे लगता है 12 साल पुरानी बात पुरानी है। उस बात। टाइम पे C3 नोकिया फ़ोन निकला था, उसमें छोटा कैमरा होता था, तो इतना वो नहीं होता था। और एक मॉडल और निकला था सैमसंग का फ़ोन, टच वाला, छोटा वाला, वाइट कलर का, वो बहुत चला था शुरुआत में। तो वो फ़ोन मेरे पास था, उसमें मैंने फ़ोटोज़ खींचे थे अच्छे से, पर हुआ नहीं। फिर वो सारा ख़त्म हो गया, ऐसा है। अब मैं यही कहूँगी कि आपके माध्यम से मुझे सपोर्ट मिले, मेरी हेल्प हो। अगर कुछ नहीं कर सकते सरकार, तो मुझे बस इतना करवा दे कि हाँ, मेरा फेस, मेरा हाथ ठीक करवा देगा ना, तो भी मैं अपने बलबूते पे कमा खा सकती हूँ। अपने हाथ से कमा के बस। खाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे जीवन भर सपोर्ट करो, नहीं। अगर आप लोगों की हेल्प हो ना, अगर आप नहीं, मुझे आप पूरी बहुत रीति हिम्मत से, वाले हो, बहुत ज़्यादा। मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग मुझे मेरे फेस को जज करके ना, मेरे फेस को ना जज करके अगर आप मुझे नौकरी दोगे, तो मैं उसमें भी खड़ी रहूँगी और ईमानदारी के साथ करूँगी। क्योंकि आज तक ना मैंने कभी झूठ बोला, और झूठ बोल के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, फ़र्क नहीं। जो इंसान ज़िंदगी से हारा हुआ होता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से भी, सोसाइटी से भी, और आपके मीडिया के माध्यम से मेरी हेल्प हो, कि इतना मेरी हेल्प हो कि मैं अपने आप करके खा सकूँ। आपने ज़िंदगी के हर इम्तिहान को बड़ी हिम्मत से जीता है, जी। काफ़ी हिम्मत से। और मैं मेरे मम्मा पापा का भी थैंक यू करती हूँ। मैं प्रॉफुट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का भी थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना, उनके चर्च में जब मैं जुड़ी हूँ ना, सच में मैं ज़िंदगी जीना सीखी हूँ। भगवान के साथ जुड़ने में। सीरियसली, अगर सचमुच अगर परमेश्वर मेरे जीवन में ना होता, मेरे माँ बाप ना होते, तो मैं शायद ही मैं जी नहीं पाती, और मुझे इतना हिम्मत भी नहीं मिल पाता। क्योंकि हर पल जब जब मेरी ड्रेसिंग होती थी ना, मैं हर पल खुदा को याद करती थी। खुदा, तूने जैसे कोड़े खाए ना, मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं क्लेम करती थी अंदर, मैं बोल नहीं पाती थी। 3 साल मेरी आवाज़ बंद रखी थी डॉक्टर ने, ताकि मैं जब भी बोलती ना, मेरी पाइप जो है ऑपरेशन करके आपकी पाइप, फूड पाइप ठीक थी बिल्कुल? हाँ वो ठीक थी, बट जो मेरी आवाज़ वाली जो पाइप थी वो क्लोज कर रखा था, क्योंकि उसमें स्वेलिंग आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी दुख झेला आपने। जब मैं थोड़ा सा बोलती ना, ब्लडिंग बाहर अपने आप पानी की तरह बाहर आने लगता था। मेरी मम्मा डर जाती थी, डॉक्टर को घबरा जाती थी कि, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो जाती थी तुरंत। डॉक्टर फिर मुझे डांटता रहे, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मत खोलो आवाज़, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मैं, मुझे मन था। मेरी मम्मी भी रिक्वेस्ट करती थी कि हाँ मेरी बेटी की मुझे एक बार आवाज़ सुना दो। माँ है ना, माँ की ममता को कौन वो माँ कर बाप सकता। के अलावा कोई दुख में कोई काम नहीं आता। सीरियसली, मेरे डैडी का मेरे सर पे बहुत बड़ा हाथ है। जी। अगर सपोर्टिंग अगर उनका नहीं होता ना, तो शायद मैं आज एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पाती। सोसाइटी ने तो पूरा तरह से कोशिश कर लिया था मुझे कि मेरी दुनिया से खत्म हो जाऊं, हिम्मत जल्दी तोड़ने की। तोड़ने के लिए, मुझे बिल्कुल दफनाने आपके के लिए। रिश्तेदारों ने क्या, इस हादसे के बाद आपके रिश्तेदार पास आए या दूर, नो, और दूर होते चले गए और दूर? रिश्तेदार तो मुझे ऐसे समझते थे कि जैसे कि कूड़ा। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। हालांकि उनको मेरे, लगता होगा कि हमसे कोई मदद ना मांग ले, जी हाँ, पैसे ना मांग ले। हालांकि मैंने कभी उनसे मदद नहीं मांगी, कभी उनसे नहीं। बस उनसे उनसे या मेरे हस्बैंड से मैंने बस एक ही रिक्वेस्ट करी थी कि वो मुझे प्यार से संभाल। जो प्रेम होता है ना, वो मैंने पाया नहीं, सिवाय सिर्फ मेरे डैडी और मेरे मम्मा के से। सर्जरी के बाद आप हस्बैंड के पास गए, रहे उनके साथ? हाँ, सर्जरी के बाद भी मेरे हस्बैंड के पास मैं गई थी 5 साल के बाद। अच्छा। तब मेरा वो बेबी मेरे पेट में आया था, आर्यन, जिसको हम प्यार से आर्यन बुलाते हैं। जी। और उसका रियल नाम योश है, योशु बुलाते हैं, योश। जी। तो रियल ने हम प्यार से उसे आर्यन बुलाते हैं। वो मेरे पेट में जब आया, तब से मेरे हस्बैंड से और मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अब से हमारा कोई रिलेशन नहीं, कोई क्या वजह रही? फैमिली इशू है।
बट मैं उसे शेयर नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा। बट वो हमारी फैमिली, उनकी फैमिली इशू था, इसीलिए मैं ज़्यादा उस सवाल को, क्योंकि वो और ज़्यादा बहुत दर्द, ठोकरें खाई हैं आपने, इस हादसे से बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट। जब मैं इस हादसे में थी ना तब भी मेरे साथ इतना टॉर्चर हुआ है ना, मेंटली टॉर्चर। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ था, लोगों ने भी टॉर्चर किया था, यानी कि सोसाइटी मुझे, सोसाइटी जीने नहीं दे रही थी। मेरे हस्बैंड 5 साल मैं रही हूँ हॉस्पिटल के बाद। 5 साल के बाद मेरे हस्बैंड जब मेरे पास आए, वो किस रीजन से आए? सोसाइटी मुझे बोलती थी, कहती थी कि जली हुई है इसीलिए इसका हस्बैंड इसके साथ नहीं रहता, इसके बच्चे इसके साथ नहीं रहते। मैंने कहा ये रीजन नहीं है, मैं अपनी मर्जी से रहती हूँ। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं। उस चीज़ को मुंह बंद करने के लिए मेरे हस्बैंड 3 साल बाद आए थे मेरे पास। 3 साल मुझे हॉस्पिटल हो गया, 3 साल के बाद मेरे पास दिल्ली में रहा करती थी उस टाइम पे मैं, मेरे हस्बैंड गोवा में काम करते थे। तो 3 साल बाद आए थे तो उन लोगों का थोड़ा बहुत मुंह बंद हो गया था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई वो भी फायदा 10-15 दिन रुके फिर चले गए, फिर वही कंडीशन चालू हो तो गया आपकी वापस। उस टाइम पे अपनी आपकी मदद करते थे, घर का खर्चा उठाते थे? उनका मदद करना नहीं करना एक बराबर था। जब मेरे सर पे ज़्यादा कर्जा हो जाता था, ज़्यादा मैं फाइट करती थी, तब जाके वो हेल्प करते थे। जब मेरे फैमिली उनको प्रेशर डालती थी, तब वो पैसे भेजते थे कि तू उसको पैसे क्यों नहीं भेज रहा है, तू वो कैसे रहेगी, अगर तेरे से नहीं हो रहा तो तू मुझे बोल दे, छोड़ दे उसको। जब ऐसे करके तरह तरह की बातें बनने लगी तो मैंने साइड कर दिया। फिर मैंने कहा अभी कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर उन्होंने बिना बताए मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इस हादसे की वजह क्या बनी? इस हादसे की कोई वजह नहीं है, बट एक लड़ाई झगड़ा, घर का कलेश, वही था। छोटी मोटी बातों पे हाँ, अनबन, हमारी फाइट छोटी सी बात पे हुई थी, अब वो कब बड़ी हो गई पता नहीं। पता नहीं चला। और मैं यही कहूँगी कि चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, कभी भी ना तो अपने आप को इतना भी कोई गुस्से इतनी में, बड़ी सजा तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ना इतना गुस्सा करो कि किसी का नुकसान हो। नुकसान हो जाए। गुस्सा, कहते हैं कि गुस्सा शरीर के लिए हानिकारक है, पर एक गुस्सा ही इंसान को ले बिकता है। जी तो बिल्कुल। एक और मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अपने गुस्से को, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, या फिर आप उस जगह से हट जाओ। जी, कुछ देर के बाद या 2-3 दिन के लिए आप थोड़े दिन के लिए कहीं दूर हो जाओ, दूर हो जाए। चैट करके हस्बैंड वाइफ के या फैमिली के बीच की बात मैं कह रही हूँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि गुस्से की वजह से रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो बहुत जाता ज़्यादा, है, जी बिल्कुल। चाहे भाई बहन का, माँ बाप का, बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ का। तो ये नहीं करना है, और मैं यही कहूँगी कि शांत जितना हो कि हम काम पेशेंस करें। होना बहुत ज़रूरी जी है हाँ, मैरिड लाइफ में। प्रेजेंट हमारे ज़रूरी ही है। बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी मैंने पेशेंट रखा है ना, हालांकि मेरे लिए इतना आसान नहीं था उस जख्मों को बाहर आना, उस जी। जख्मों से भर कर बाहर आना मेरे लिए अभी भी मुश्किल है, जी। और अभी भी मैं फेस कर रही हूँ। अभी जैसे कि मैं आपको बता के गई, मैं अभी भी फेस कर रही हूँ। दिल्ली से फेस किया, पहले गोवा से फेस किया, गोवा से दिल्ली फेस किया। लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहे और आगे भी आएंगे। आएंगे, और मुझे पता है कि इस आवाज़ के बाद, मैंने आपको जैसे बताया ना, जी, कम भी होगा ज़्यादा भी होगा, ज़्यादा भी हो। पर मुझे लगता है कि इस आवाज़ के बाद ना मेरी हेल्प जरूर होगी। जी और बिल्कुल। मैं यही सबको कहूँगी कि कभी भी किसी के जात, धर्म, जी। किसी के कल्चर, किसी के फेस को जी। जज ना किया जाए, ना किया जाए, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। वो भी एक इंसान है आपकी तरह, आपकी तरह, आपका प्यार पाने के लिए वो इंसान आपके पास आता है, जी, आपका सहानुभूति चाहता है। आप उसको कुछ नहीं दे सकते हो ना, आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो ना, आप उसके पैसों से हेल्प नहीं कर सकते हो ना, जी, पर आप उसको तसल्ली तो दे तसल्ली सकते दे हो ना सकते हो। कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जी, आप ये तो कह सकते हो ना, हाँ चल कोई नहीं, मैं हेल्प करूँगा, जी, भले आप नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, आप ये तो कह सकते हो हाँ मैं तेरे लिए बात करूँगा, जी। ये कर सकते हो ना, बस इतना ही तो चाहते जब हैं। हादसा आपके साथ ये हुआ तो आपकी बेटियां कहाँ थी उस टाइम? इवन मुझे आज भी याद है, मेरे पापा को पुलिस ले गई थी जी, इंक्वायरी के लिए। जी, बेटियां मेरी दोनों घर पे थी, मेरा छोटा भाई और इसका दोस्त, मेरे भाई राहुल, इसका नाम राहुल है, और एक मेरा मुंह बोला भाई था राणा, उसका दोस्त था पर वो भाई से बढ़कर था। जी, उन दोनों ने मेरे बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गया था, जी, क्योंकि मम्मी तो मेरे साथ,
मेरे पापा पुलिस के साथ, मेरा भाई रह गया। वो उन दोनों को उठा के अपने साथ ले गया था। उस वक्त मैंने आपको बताया जैसे अभी थोड़ी देर पहले कि मेरी बच्चियाँ 2 महीने 20 दिन की थी, बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। तो वो उन दोनों को उठा के लेके गया था, उसने संभाला था। शाम को जब पापा वापस आए, पापा ने ही उनको पाल पोस के बड़ा किया। इवन हम दोनों माएँ उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उनकी पूरी दुनिया उनका मामा और उनका पापा है। मामा भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना उनका पापा, यानी मेरे पापा। अगर कहते हैं ना एक शरीर के अंदर से आत्मा दूर हो जाए तो कैसे छलमलाता है, ऐसे ही मेरे पापा और मेरी बेटियों का रिश्ता है। अगर इन दोनों से पापा को दूर कर दिया जाए ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए भी दूर, 1 दिन के लिए भी दूर कर दिया जाए ना, वो दोनों बिल्कुल बौखला जाती है, मुझे पापा चाहिए, पापा चाहिए, पापा चाहिए। हाँ, उनके लिए माँ, उनके लिए बाप मेरे पापा है, और मेरे लिए भी मेरी दुनिया मेरे पापा है। बिल्कुल, भगवान ने उनको भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मेरी माँ तो है ही नहीं उनके लिए कुछ, ना मैं ना मेरी माँ, कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पापा उनके लिए सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं मेरे पापा से कभी बच्चों को अलग नहीं करते, कभी नहीं। बिल्कुल। और मेरा बेटा भी है, वो मेरी मम्मी का लाडला है। अच्छा। वो बच्चों को बहुत प्यार करती, तीनों को। मैं जिस प्यार के लिए मैं तरसी हूँ ना, वो प्यार के लिए मेरे बच्चे नहीं तरसेंगे। उनको भरपूर प्यार मिला, और मैं थैंक यू करती हूँ गॉड का कि जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों को मिले। कहते हैं बच्चे का जो कर्म होता है ना, माँ बाप का जो कर्म होता है, वो बच्चों के लिए अच्छा होता है। बच्चों के लिए अच्छा। और मैं जहाँ चर्च में सेवा करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सेवा का प्रतिफल मुझे मिल रहा है। बट मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, मैं आने वाले समय के लिए ना मैं सहारा बनूँ मेरे माँ बाप का भी और मेरे बच्चों का भी, बस दस्तिक, और कुछ नहीं। बाकी आप और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। हमें पता चला कि अटैक के बाद, एक जले हुए शरीर के बाद जो अब हॉस्पिटल में जो पीड़ा सहनी पड़ती है वो किस तरह से होती है। जो इंसान खाना बनाता है, जो कुकिंग करता है, उसको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जलने की तड़प क्या होती है। इवन मुझे अभी 1 हफ्ता पहले मेरा हाथ जला, संडे को भी हाथ जला था। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं है, तो मैंने झेल लिया। तो कोई नहीं, मैंने कहा गॉड, पता है ना, एक जो कहते हैं ना, जैसे बच्चे शरीर का जो जख्म होता है ना सिस्टर, वो बहुत गहरा होता है। और मैंने इतना सहन किया है ना कि एक इंसान के अंदर से जान निकाला ना किसी ने, ऐसा सहन। वो 3 साल कैसे लगते हैं अभी भी जब सोचते हो हॉस्पिटल के वो 3 साल जो आपने सहन किया। हॉस्पिटल का तो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं मुझे जख्म में याद करती हूँ ना, मेरी तड़प उठ जाती है, आत्मा मेरी तड़प जाती है कि मैंने इतना कैसे सहन कर लिया। और उसके बाद भी मैं अभी भी सहन कर रही हूँ। इतना सेक्रीफाइस चल रहा है मेरी लाइफ में, बता, इतना सेक्रीफाइस कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। मैंने अपने आंसुओं को, अपने दर्द को दबा के रखा है। अगर मैं यहाँ रो दूंगी ना तो शायद पब्लिक रो देगी मेरी स्टोरी से। इवन मुझे डायरी लिखने के लिए, आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करोगे। और जो लोग सोचते हैं ना कि हम गिव अप कर दें लाइफ में, सुसाइड कर लें, अगर वो आपको देखेंगे ना तो वो मैं कहती हूँ बेवकूफ़ है, नहीं करना चाहिए, दिमाग से निकाल दें। जो लड़कियाँ, जो लड़के जो सोचते हैं कि हमारा मार्क्स कम आ रहे हैं, हम सुसाइड कर ले, हमारे लाइफ में कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ वाली काम है। मैं तो कहती हूँ मुझे देखो और जीना सीखो। अगर आपको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको कांटेक्ट करें। आप और भी ज़्यादा अगर आपको पता जानना है तो सीरियसली ज़िंदगी से प्यार करना सीखो। जब आप अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। अगर मैं ज़िंदगी को बुरा समझती, लोग चीज़ों से प्यार करते हैं, गाड़ी से, घर से, लेकिन ज़िंदगी में आप कैसे जी रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। आपने किस तरह से ज़िंदगी जी है वो ज़्यादा लाइफ में वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लोगों को ये आजकल बस एक मटेरियल चीज़ों से प्यार है, लेकिन अपनों से, अपनी फीलिंग से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से। हम देखिए, रिश्तेदार हो चाहे फैमिली हो,
मैं तो कहती हूँ कि रिश्तेदार कभी किसी का नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि इस चीज़ से मैंने बहुत सामने फेस किया है। रिश्तेदारों ने आपको धीरे-धीरे कट ऑफ करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ही, बिल्कुल। टोटली। इवन मैं भी जिस जब घर हस्बैंड ने ही नहीं पूछा तो फिर रिश्तेदार तो बिल्कुल। बहुत दूर की बात है। इवन मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे हस्बैंड को कई बार बोल बोल के ना मुझे पिटवाते थे, पर मैं तो ये कहीं ना डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ चलता ही रहा और उसने एक भयानक रूप लिया, बिल्कुल जिसके बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बहुत बिगड़ता ज़्यादा चला बिगड़ गया। गई। बस इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। अगर मैंने ज़िंदगी जिया ना, मैं चर्च में आके ज़िंदगी जी लूँ। भगवान के साथ जुड़ भगवान के सारे जब मैं जुड़ी ना, तब मैंने ज़िंदगी को जाना कि हाँ, ज़िंदगी क्या है क्या है और कैसे फेस करना है लोगों से, वो भी मैंने जाना। हालांकि बाइबल में ऐसे ऐसे शब्द है ना कि आप अगर उसको गहराई से अगर देखोगे ना, तो आप सच में कहोगे कि हाँ, वो हमें हिम्मत देती है। लोग कहते हैं कि ये इसका भगवान है, ये इसका भगवान है, ये उसका भगवान। भगवान किसने बनाया? मैं कहती हूँ आप और मैंने तो बनाया। ये कुछ नहीं है। भगवान हमें जीना सिखाता है। भगवान ने हमें एक अनमोल चीज़ दिया है, वो है जीवन। जी, वो गिफ्ट है। अगर मैं अपने जीवन को नाश कर लूँगी, जी, क्या आपका फ़ायदा होगा? बिल्कुल। मेरा फ़ायदा होगा? नहीं होगा। अगर मैं आज सुसाइड कर लेती हूँ, तब भी मेरी फैमिली को सुनना पड़ेगा। जी, अगर मैं जिंदा हूँ, तब भी मेरी फैमिली को सुनना पड़ रहा है। बिल्कुल, लोग तो बोलते ही हैं, लोग तो कभी भी उनका बोलना मुंह नहीं बंद नहीं किया जा छोड़ते। सकता। जी, नहीं किया जाता है उनका मुंह, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि लोगों का काम है बोलना। वो बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। आप कितने भी सफल वही होता है जो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़े। सीरियसली, वो हम जैसे बच्चे होते हैं, जी, हम जैसी बहनें होती हैं, हम जैसे भाई बहन होते हैं, जो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, वो ज़िंदगी को असल मायने में जीना सीख जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से कभी हार मत मानो। कोशिश करते रहो, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। जी, लोग तुम्हें खींचेंगे। तभी तो आप इतनी निराशा के बाद, इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव के बाद अभी भी आगे बढ़ने की पूरी हिम्मत रखते हो। जी हाँ, बिल्कुल। अभी भी मैं जॉब की ट्राई कर रही हूँ, गॉड से प्रे कर रही हूँ कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले और मेरी कोशिश जारी रहेगी। लोग चाहे मुझे कुछ भी करते रहें, कहते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल मैं जीतूंगी।